लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, उसी से जस्ट आगे अपन बढ़ते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आज अपन कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर लें आज। और लास्ट में एक एनिमेशंस भी देखेंगे हम इस वीडियो के लास्ट में। और उस एनिमेशंस के जरिए भी हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही है, सेम है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्म्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। लास्ट टाइम पे जहां हमने छोड़ा था वो यही छोड़ा था कि प्लांट डेवलपमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था और डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में हमने बताया था कि कौन कौन सी प्लांट डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी हो सकती है। तो उसमें हमने बताया था कि सीड स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, सीड जर्मिनेशन, शूट डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट, फ्लावर इवेकेशन एंड डेवलपमेंट, फ्लावर एंड फ्रूट डेवलपमेंट। ये कुछ सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमने लास्ट टाइम पे डिस्कशन स्टार्ट किया था। आज हम लास्ट लेक्चर से आगे बढ़ते हैं और ये कुछ इस डायग्राम के ऊपर हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा था। ये डायग्राम जैसे मैं बता रहा था कि डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कंप्लीट लाइफ स्पॉन जो होता है, यानी कि कंप्लीट लाइफ जो होती है प्लांट की, उसे ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि प्लांट के जन्म लेने से लेकर प्लांट की डेथ तक या मोर्टेलिटी तक जो पूरी की पूरी जो प्रोसेसेस होती है उन सभी प्रोसेसेस को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो जो डेवलपमेंट की स्टार्ट होती है वो होती है प्लांट के जन्म लेने से, यानी कि बॉर्न से। प्लांट बॉर्न किस तरीके से होता है ये हमने बताया था कि स्टार्टिंग जो फेज होती है प्लांट डेवलपमेंट की वो होती है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए जैसे मैंने बताया था कि हम सभी का मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी फार्मर बैकग्राउंड से हैं, तो जानते हैं कि खेतों में हम बीज बोते हैं और बीज बोने के बाद में जो प्लांट्स हैं वो डेवलप होते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग जो प्रोसेस है वो है सीड जर्मिनेशन की। जब सीड जर्मिनेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जब सीड को बोया जाता है, और जब सीड के अंदर हमने पहले ही बताया था कि सीड पार्ट होते हैं मोस्टली कौन कौन से, सीड कोट, कोटिलिडन, और तीसरा जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस। सीड कोट जो हम बताया था कि सीड कोट जो है वो सीड की डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ताकि सीड जो है तुरंत जर्मिनेट ना हो और कुछ टाइम तक उन सीड को प्रिजर्व करके रखा जा सके जब तक नेक्स्ट सीजन आती है, या फिर जब हमें उनको बोना होता है मिट्टी में उस टाइम तक हम उन्हें प्रिजर्व करके रख सकें। इसलिए सीड कोट जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब हम उसे मिट्टी में बो देते हैं तो बोने के बाद में जो सीड है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वाटर जब एब्जॉर्ब होता है तो सीड का जो वॉल्यूम है वो सीड सेल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने लग जाता है, और उसकी वजह से सीड कोट जो है वो रप्चर हो जाती है। जैसे ही सीड कोट रप्चर होती है तो एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन्स जो है वो अपना डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस में डेवलपमेंट में हमने कि एम्ब्रियोनल एक्सिस में हाइपोकोटाइल, शूट रूट एक्सिस भी हम एम्ब्रियोनल एक्सिस को बोलते हैं। वहां पे हमने बताया था एक पोर्शन होता है एपिकोटाइल और एक होता है हाइपोकोटाइल। जो एपिकोटाइल पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का उसमें प्लूम्यूल मौजूद होता है, और हाइपोकोटाइल हाइपोकोटाइल वाला रीजन होता है उसमें रेडिकल मौजूद होता है। तो रेडिकल से हमने बताया था कि रेडिकल से रूट्स का फॉर्मेशन होता है और प्लूम्यूल से शूट्स का या एरियल पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हम इस डायग्राम के अंदर देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से मिट्टी के अंदर सॉइल लाइन के अंदर जो है जो है वो निकल के बाहर आ चुके हैं। धीरे धीरे ये हाइपोकोटाइल रीजन इंक्रीज होता है और जो कोटिलिडन्स है वो सॉइल सरफेस से बाहर की तरफ जाते हैं, और जो ये हाइपोकोटाइल्स हैं ये फर्स्ट कोटिलिडनरी लीव्स के तौर पर बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाते हैं, जो हमें सबसे पहले नए सीडलिंग के दौरान दिखाई देती है। उसके बाद हम यहाँ पे रूट्स का डेवलपमेंट भी देखते जा रहे हैं कि रूट्स का फॉर्मेशन भी होता है। ये रूट्स का फॉर्मेशन जो है वो किससे होता है, रेडिकल से होता है, ये हमने बताया था। रेडिकल से जो रूट का फॉर्मेशन होने लग जाता है, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक प्लांट पूरी तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है रूट, स्टेम और लीव्स में। यानी कि हम इसे रूट, और ये तो रूट वाला पोर्शन हो गया, ये स्टेम और ये लीव्स यहाँ पे, यानी कि एक प्लांट बन चुका है
कंप्लीट प्लांट बन चुका है, और उसके बाद में क्या होगा वो हम जानते हैं कि फ्लावर फॉर्मेशन होगा, फ्रूट फॉर्मेशन होगा, और फ्रूट फॉर्मेशन होने के बाद में ये जो प्लांट है ये इसकी डेथ जो टाइम है जो इसका, उस टाइम के पश्चात जो है वो इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है, कंप्लीट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है डेवलपमेंट की। इसी तरीके से अगर हम देखें आगे, तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि शूट एपिकल मेरिस्टेम रेपिटेटिवली फॉर्म्स यूनिट्स नॉन एज फाइटोमर्स। तो जैसा हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि प्लांट की डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है वो हमने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स से होती है। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो हमने बताया था कि दो तरीके के मेरिस्टेम्स प्लांट में, एपिकल मेरिस्टेम्स जो है वो प्लांट में देखने को मिलते हैं हमें, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम हमने बताया था कि शूट एपिकल मेरिस्टेम जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि रूट एपिकल मेरिस्टेम जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उनके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हमें ये बता रहा है कि शूट एपिकल मेरिस्टेम रिपीटेटिवली फॉर्म्स यूनिट्स। शूट एपिकल मेरिस्टेम्स कुछ में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं और मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होती हैं। तो हमने ये पहले भी बताया है कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होती है तो खूब सारी सेल्स जब डिवाइड होगी तो डिवाइड होके सेल्स का ग्रुप बनाएगी, और उस सेल्स के ग्रुप को, यूनिफॉर्म सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। जब यूनिफॉर्म सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यूज बोलते हैं तो टिश्यूज मिलके टिश्यू सिस्टम बनाएंगे, और टिश्यू सिस्टम्स मिलके जो है वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, यह हमने बताया था। और खूब सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म या जीव का फॉर्मेशन करेंगे। तो प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनिज्म में लीफ, स्टेम, फ्लावर, रूट, ये सब क्या है, ऑर्गन्स हैं। इन ऑर्गन्स को बनाएंगे कौन, टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम्स को बनाएंगे कौन, टिश्यू। और टिश्यू किससे बनेंगे, सेल्स से। तो स्टार्टिंग जो सेल्स होगी वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो डिवाइड करेगी, और डिवाइड करने, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवीजन की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा पाई जाती है, इसलिए वो डिवाइड करेगी। और हमने ये बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनमें दो तरीके के मेरिस्टेम्स हमें देखने को मिलते हैं प्लांट में, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम्स के बारे में हमने बताया कि शूट एपिकल मेरिस्टेम्स जब डिवाइड होंगे तो डिवाइड होके कुछ यूनिट्स यानी कि कुछ सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइटोमर्स। उन्हें हम क्या कहेंगे, फाइटोमर्स कहेंगे। उसके बाद में ईच फाइटोमर्स, प्रत्येक जो फाइटोमर है, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लीव्स। हर जो फाइटोमर्स हैं उनके अंदर एक से अधिक लीव्स जो हैं वो हमें देखने को, एक से अधिक लीव्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। The node at which the leaves are attached, लीव एस एक नोड वाला जो हिस्सा जहां पे लीव्स अटैच होती है, हमने बताया था ये नोड किसे कहेंगे हम, यानी कि यहाँ हम देख पा रहे हैं नोड वाला हिस्सा भी देख पा रहे हैं इस डायग्राम में। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं ये नोड है जहां से लीव्स निकल रही है, जहां से लीव्स निकलती है उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, नोड। और लीव्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये नोड हो गया और ये एक दूसरा नोड हो गया। तो इन दोनों नोड के बीच में जो ये हिस्सा बचता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। ये स्टेम का जो पार्ट है, दो नोड के बीच में जो स्टेम का पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनोड कहेंगे। यानी कि जिस पोर्शन से लीव्स निकलती है वो कहलाता है नोड, और जो दो नोड के बीच में जो स्टेम का पार्ट होता है उसे कहते हैं इंटरनोड। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि ईच फाइटोमर्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लीव्स, द नोड एट विच द लीव्स आर अटैच्ड, जहां पे लीव्स अटैच होती हैं, जहां पे लीव्स अटैच होती हैं, द इंटरनोड इमीडिएटली बिलो द लीव्स एंड वन और मोर बर्ड्स इन द एक्साइल्स ऑफ द लीव्स। तो हम देख पा रहे हैं कि उसकी वजह से क्या होता है, इंटरनोड जो है उसके इंटरनोड और नोड के जो पास वाला हिस्सा है वहां पर एक्साइल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और बर्ड्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। जो हम यहाँ देख पा रहे हैं यह बर्ड है, जिसको हम ऑक्सिलरी बर्ड भी बोल सकते हैं। तो ये बर्ड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और इनसे ब्रांचेस वगैरह का फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें इन नोट्स की, तो ये नोट्स मैं पहले ही आप लोगों को सेंड कर चुका हूं, इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और इसको समझते ही हम क्लियरली समझ पाएंगे कि डेवलपमेंट किस तरीके से प्लांट बॉडी के अंदर होता है। जैसा कि हमने बताया कि वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट के अंदर दो डेवलपमेंट फेज होती है। यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि जो स्टार्टिंग होती है डेवलपमेंट की प्लांट के ओरिजिन की, वो होती है सीड जर्मिनेशन से।
तो जो सीड होते हैं जब हम उन्हें फेवरेबल लाइट मिलती है, टेम्परेचर मिलता है, वाटर मिलता है, ह्यूमिडिटी मिलती है, यानी कि ये हम कहें कि अगर उन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फेवरेबल मिलता है तो सीड जो है वो जर्मिनेट होने लग जाएगा। और जर्मिनेट किस तरीके से होगा हमने बताया, सीड जो है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, मोस्टली 3 पार्ट होते हैं, सीड कोट, कोटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सीड कोट, जो जैसे मैंने कहा कि सीड कोट जो है वो जर्मिनेशन के टाइम पे सीड कोट रप्चर हो जाएगी या फट जाएगी। सीड कोट जैसे ही फटेगी तो जो 2 चीजें और है किसमें, सीड के अंदर, कोटिलिडन्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस, वो अपना रोल प्ले करना शुरू कर देंगे। जिनमें से जो कोटिलिडन है उसका रोल क्या है कि कोटिलिडन कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल सरफेस। जो कोटिलिडन है वो सॉइल सरफेस से बाहर की तरफ आ जाएंगे, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में भी देखा था कि कोटिलिडन्स जो है वो सॉइल सरफेस की तरफ से बाहर की तरफ आ जाएंगे एंड कन्वर्ट इनटू फर्स्ट ग्रीन लीव्स, और पहली ग्रीन लीव्स के तौर पर कन्वर्ट हो जाएंगे। जब बात करें अगर हम एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है उसे हमने पहले भी कहा कि हम उसे HSRA यानी हाइपोकोटाइल शूट रूट एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ गलत है, सीड हाइपोकोटाइल शूट रूट एक्सिस के नाम से इसे जानते हैं। हाइपोकोटाइल शूट रूट एक्सिस की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा कि हाइपोकोटाइल शूट रूट एक्सिस के अंदर अपर और लोअर 2 पोर्शन होते हैं। अपर पोर्शन को एपिकोटाइल कहा जाता है और लोअर पोर्शन को हाइपोकोटाइल कहा जाता है। एपिकोटाइल वाले पोर्शन के अंदर प्लूम्यूल और हाइपोकोटाइल वाले पोर्शन में रेडिकल्स पाई जाती हैं। प्लूम्यूल्स से जो है वो हमने पहले एरियल पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि शूट का फॉर्मेशन होता है। शूट में स्टार्टिंग तौर पे हम कहें तो स्टेम का होता है, और स्टेम पे हम कहते हैं कि स्टेम पे 2 पोर्शन देखने को मिलेंगे हमें, नोड और इंटरनोड। नोड जो है उससे हमने बताया कि लीव्स का फॉर्मेशन होगा, और जो 2 लीव्स जो हैं, 2 लीव्स जहां से अराइज होती है उसे हम नोड कहेंगे, और जो 2 नोड होते हैं उनके बीच के जो स्टेम का जो पोर्शन बचेगा उसे हम कहते हैं इंटरनोड। अब बात करें रेडिकल की, तो रेडिकल से जो है फर्स्ट रूट इमर्ज फ्रॉम रेडिकल। तो सीड जर्मिनेशन के बाद में पहली लीव्स जो है वह पहली जो रूट निकलेगी वो रूट इमर्ज कहां से होगी, रेडिकल से। तो इस तरीके से प्लूम्यूल और रेडिकल्स जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट का फॉर्मेशन करेगी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और प्लूम्यूल जो पोर्शन होता है वो एरियल पार्ट्स का फॉर्मेशन करने के लिए प्लांट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर हम बात करें, जैसे हमने उसी के आगे अगर हम पढ़ें तो यहां हम देख पा रहे हैं कि प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है, जिस आप जानते हैं कि अधिकतर एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिनको डाइकोट बोलते हैं। एंजियोस्पर्म्स में डाइकोट और मोनोकोट दोनों बोलते हैं। तो वहां पे मोस्टली जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर टेप रूट हमें देखने को मिलती है। टेप रूट और एडवेंटिटियस रूट या फाइब्रस रूट है, ये हम काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। टेप रूट किसे कहेंगे हम, टेप रूट कहेंगे हम उसे कहेंगे जिसका फॉर्मेशन रेडिकल से होता है, यानी कि ऐसी रूट जिसका फॉर्मेशन रेडिकल से होता है या एम्ब्रियो के पार्ट से होता है तो वो क्या कहलाता है, टेप रूट कहलाती है। अगर किसी रूट का फॉर्मेशन किसी वेजिटेटिव पार्ट से होता है, वेजिटेटिव पार्ट मतलब अगर रूट्स जो है उनका डेवलपमेंट स्टेम के बेस से हो रहा है या स्टेम के आधार वाले भाग से हो रहा है, तो ऐसी रूट्स जो है उन्हें हम एडवेंटिटियस रूट की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन ऐसी रूट्स जिनका फॉर्मेशन रेडिकल से हो रहा है उन्हें हम क्या कहेंगे, टेप रूट कहेंगे। ऐसी रूट्स जिनका फॉर्मेशन रेडिकल से होता है या एम्ब्रियो के किसी पार्ट से होता है तो वो क्या कहलाता है, टेप रूट कहलाती है। या और दूसरी जो डिफरेंस है वो किसमें है, एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट किसे कह रहे हैं, एडवेंटिटियस रूट वो रूट है जिनका फॉर्मेशन वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है। जैसे कि अगर स्टेम्स के बेस से अगर कोई रूट का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव या एडवेंटेटिव रूट कहेंगे, और अगर रेडिकल से फॉर्मेशन होता है तो उसे कहेंगे हम टेप रूट। अब अगर हम इधर ध्यान दें तो जैसे हमने लास्ट में कहा कि स्टेम का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, स्टेम पे नोड और इंटरनोड होंगे। नोड वाले जो पोर्शन है उस पे हमने कहा कि लीव्स जो है वो नोड से उत्पन्न होगी या नोड से अराइज होगी, और जो 2 पोर्शन बिटवीन 2 नोड्स, 2 नोड्स के बीच के पोर्शन को इंटरनोड कहेंगे। एसएम की जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगी अंडर फेवरेबल कंडीशंस। शूट एसएम मींस शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम्स की जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगी, क्योंकि हमने बताया कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवीजन करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है।
जब वो कंटिन्यूसली डिवाइड करेगी तो प्लांट की साइज यानी कि नोड और इंटरनोड वाले जो पोर्शन है वो इंक्रीज होते जाएंगे और उसकी वजह से जो है प्लांट की साइज जो है वो इलोंगेट हो जाएगी, प्लांट की साइज बढ़ने लग जाएगी। जब प्लांट की साइज बढ़ेगी तो एक निश्चित टाइम पर आकर, यानी कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंप्लीटली मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट होने लग जाएगी तो एक निश्चित या सर्टेन स्टेज के ऊपर आकर डिवीजन स्टॉप हो जाएगा उन सेल्स के अंदर और मैच्योर सेल्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है उनमें जो डिवीजन की कैपेबिलिटी है वो एक स्टेज पर जाकर नष्ट हो जाएगी या हम कहें कि वो स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशंस में डिवीजन जब स्टॉप हो जाएगा तो शूट अपेक्स जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हम यहां देख पा रहे हैं कि फ्रूट, यानी कि हम कह सकते हैं, यह भी काफी बार हम बुक के अंदर लिखा हुआ देखते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, यानी कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। यह सेंटेंस हम फ्लावर के लिए सुनते हैं काफी बार। वो क्यों सुनते हैं? क्योंकि फ्लावर का जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से हो पा रहा है? शूट अपेक्स के मॉडिफिकेशंस की वजह से। और शूट अपेक्स का मॉडिफिकेशंस कब होगा? जब कंप्लीट डिवीजन की सेल्स बन चुकी है या प्लांट जो अपनी कंप्लीट इलोंगेशन को ऑब्टेन कर चुका है या प्राप्त कर चुका है, उसके बाद में जब शूट होगा तो उसमें मेरिस्टेमेटिक डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो डिवाइड करना बंद कर देगी या स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसी स्टेज में जो शूट अपेक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि फ्लावर में। इसीलिए फ्लावर को क्या कहते हैं? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है या फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन हुआ। प्राइमरी रूट के बाद में हम देख रहे हैं कि लेटरल रूट्स का प्राइमरी रूट से जो है वो लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। यानी कि पहले प्राइमरी रूट निकली, किससे निकली? रेडिकल की वजह से। और फिर प्राइमरी रूट से जो निकलेगी वो प्राइमरी रूट से निकलेगी सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से आगे जो है वो टर्सरी रूट। इस तरीके से रूट्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा और एक जाल जैसी संरचना का निर्माण हो जाएगा जिसको हम टेप रूट भी बोलते हैं। और उसकी वजह से ये डिवाइड कंटिन्यूअसली करती रहेगी और लास्ट में जो है वो रूट हेयर्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। और रूट हेयर्स का काम जो हम सभी जानते हैं कि रूट हेयर्स का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लांट्स कौन सा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल सरफेस से प्लांट कौन सा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है कि प्लांट सॉइल सरफेस से कौन सा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका आंसर होगा कैपिलरी वाटर। अंडरग्राउंड वाटर नहीं बोलेंगे हम, अंडरग्राउंड वाटर तो हम पीते हैं, पानी पीने के जो काम में लेते हैं वो अंडरग्राउंड वाटर होता है। लेकिन प्लांट जो काम में लेंगे वो होता है कैपिलरी वाटर, यानी कि प्लांट जो है वो कैपिलरी वाटर का यूज करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे किसके थ्रू? रूट हेयर्स के थ्रू। ये तो सारी जो अभी तक जो हमने समझा है वो है वेजिटेटिव फेज। अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव फेज की, तो रिप्रोडक्टिव फेज को हम काफी जल्दी से समझेंगे क्योंकि फिर टाइम कट होने वाला है। तो ऐसी कंडीशंस में इसको समझेंगे और समझने के बाद में एक वीडियो जो है एनिमेटेड वीडियोस है जिसके जरिए हम एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट के अंदर देखने को मिलता है वो हम उसको समझेंगे। ध्यान से देखना लास्ट तक, क्योंकि इसमें काफी इंटरेस्टिंग वीडियो सामने आएगा आप लोगों के, जो कि आपको ये बताएगा कि किस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है फ्लावर डेवलप पश्चात। जैसे ही फ्लावर डेवलपमेंट हो गया तो फ्लावर के अंदर अगर हम पोर्शन फ्लावर के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो फ्लावर के पार्ट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, असेसरी पार्ट्स और नेसेसरी पार्ट्स। असेसरी पार्ट्स मींस जो कि सहायता करते हो, हेल्प करते हो कि किसी भी प्रोसेस के अंदर, उन पार्ट्स को हम कहेंगे असेसरी पार्ट्स। और दूसरे जो पार्ट्स हैं वो है नेसेसरी पार्ट्स। नेसेसरी पार्ट्स वो पार्ट्स हैं जो कि फ्लावर के लिए या प्लांट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या जरूरी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेसेसरी पार्ट्स। नेसेसरी पार्ट्स की जो हेल्प करेंगे वो कहलाएंगे असेसरी पार्ट्स। नेसेसरी पार्ट्स की अगर हम बात, तो अभी हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव फेज की। रिप्रोडक्टिव फेज में हमने जैसे बताया कि फ्लावर, और फ्लावर के लिए जैसे हमने कहा कि फ्लावर जो है उसी से रिप्रोडक्टिव फ्लावर का निर्माण होने के बाद में ही रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट होती है। रिप्रोडक्टिव फेज में अगर हम बात करें तो फ्लावर के अंदर दो पार्ट पोर्शन होते हैं, नेसेसरी पार्ट और असेसरी पार्ट, या दो वॉल्स कह सकते हैं, दो चक्र कह सकते हैं फ्लावर के अंदर। पहला वॉल होता है वो असेसरी वॉल होता है और दूसरा जो वॉल होता है वो नेसेसरी वॉल होता है। अगर हम बात करें नेसेसरी की तो जैसे ना मैंने कहा कि नेसेसरी का मतलब है, नेसेसरी के पार्ट्स के अंदर हम बोलेंगे एंड्रोसियम और गाइनोशियम। एंड्रोसियम और गाइनोशियम जो है वो
प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फर्दर डेवलपमेंट यानी कि आगे भी प्लांट की ग्रोथ या डेवलपमेंट होता रहे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इन पार्ट्स को हम बोलते हैं प्लांट्स, नेसेसरी पार्ट्स और नेसेसरी वॉल्स। और असेसरी वॉल्स की अगर हम बात करें तो असेसरी वॉल्स के अंदर जैसे हमने कहा कैलिक्स और कोरोला जो कि हेल्प करते हैं नेसेसरी वॉल्स के लिए। एंड्रोसियम की अगर हम बात करें तो यानी कि कैलिक्स और तो हम बोलते हैं असेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर, और नेसेसरी पार्ट के अंदर हम रखते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम को। एंड्रोसियम की अगर हम बात करें, एंड्रोसियम जो होता है वो उसमें स्टेमन्स और पाए जाते हैं, और गाइनोसियम के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये तीन पोर्शन हम देखते हैं गाइनोसियम के अंदर। एंड्रोसियम जो है उसमें स्टेमन्स है और एंथर्स है। एंथर जो है वो पोलन ग्रेन्स भी हम जानते हैं, तो पोलन ग्रेन्स जो है वो हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जाकर किस पे गिर जाते हैं, स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा पर जैसे ही पोलन ग्रेन्स जाकर गिरेंगे तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा, और पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होने पर ट्यूब का फॉर्मेशन, पोलन जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन की वजह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। स्टिग्मा पर जैसे ही उन्हें न्यूट्रिशन मिलेगा पोलन ग्रेन्स को तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे वो, और पोलन ट्यूब का जैसे ही फॉर्मेशन तो स्टिग्मा से होती हुई पोलन ट्यूब स्टाइल और ओवेरी के अंदर तक पहुंच जाएगी। जैसे ही ओवेरी के अंदर तक पहुंच जाएगी, इसी प्रोसेस को हम अभी वीडियो लेक्चर या फिर हम कहें कि एनिमेशन के जरिए अच्छे से 10 मिनट का टाइम है तो अभी हम अच्छे से समझेंगे एनिमेशन के जरिए, ध्यान से देखते रहिएगा, समझ में जरूर आएगा। स्टिग्मा, ओवेरी, जैसे मैंने कहा कि पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे गिरेंगे, जैसे स्टिग्मा पे गिरेंगे तो स्टिग्मा से न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, और जैसे न्यूट्रिशन प्राप्त वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी, और पोलन ट्यूब स्टाइल और ओवेरी में होती हुई स्टाइल से होती हुई ओवेरी तक पहुंचेगी। जैसे ही ओवेरी तक पहुंचेगी तो ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स पाए जाते हैं, और ओव्यूल के अंदर हम बात करें तो सिनर्जिड सेल्स पाए जाते हैं, एग सेल्स पाए जाते हैं, एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं, और सेंट्रल न्यूक्लियर सेल्स पाई जाती है। यानी कि टोटल 8 न्यूक्लिएटेड या 8 न्यूक्लियर सेल्स, सेल स्ट्रक्चर जो है वो ओव्यूल की होती हैं, या 8 सेल स्ट्रक्चर है वो ओव्यूल की हमें देखने को मिलते हैं। 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल और 3 एंटीपोडल सेल्स और 2 सेंट्रल सेल्स पाई जाती हैं। और ओवेरी की भी अगर बात करें तो ओवेरी जो है वो, ओवेरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट वॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओवेरी आगे चलकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और ओव्यूल जो है वो आगे सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ओव्यूल जो है उसका कन्वर्जन सीड में होगा, और ओवेरी का कन्वर्जन जो है वो फ्रूट में होगा। ओव्यूल की जो वॉल होती है, जो इंटुगमेंट्स होते हैं वो सीड कोट के अंदर कन्वर्ट, ओवेरी की जो कोट होती है वो फ्रूट कोट के तौर पे या फ्रूट वॉल के तौर पर कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके अंदर जब पोलन ट्यूब के जरिए जो न्यूक्लियस है वो आएंगे, और न्यूक्लियस ओवेरी के जरिए जो न्यूक्लियस है वो कहां तक पहुंचेंगे, और पोलन जो स्टिग्मा के जरिए जो न्यूक्लियस है वो कहां तक पहुंचेंगे, पोलन ट्यूब के जरिए स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवेरी के अंदर पहुंचेंगे। ओवेरी के अंदर एंट्री का जो न्यूक्लियाई, जो पोलन न्यूक्लियाई है उनकी एंट्री का जो एंट्री पोजीशंस होती है वो 3 तरीके की पोजीशंस एंट्री उनकी देखने को मिलती है, माइक्रोपाइल एंट्री, चलाजल एंट्री और तीसरी इंटीग्मेंटल एंट्री। यानी कि जो पोलन न्यूक्लियाई वो या तो इंटीग्मेंट्स के थ्रू एंटर कर सकते हैं, या चलाजल एंड की तरफ से एंटर कर सकते हैं, और या फिर माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर सकते हैं। मोस्टली जो जिसकी तरफ से एंटर करते हैं वो होता है माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से ही अधिकतर जो पोलन न्यूक्लियाई हैं वो एंटर करते हैं। तो जैसे ही वो एंटर करेंगे किसमें, ओव्यूल में, तो ओव्यूल के अंदर जैसे मैंने बताया कि 8 सेल स्ट्रक्चर हैं, और 8 स्ट्रक्चर के अंदर हमने कहा एक सेल मौजूद होती है वहां पे, और 2 सेंट्रल न्यूक्लियस होते हैं। तो हमें इन दोनों के ऊपर ही फोकस करना है। एग सेल होता है, उससे एक न्यूक्लियाई जो है वो आकर हैप्लॉइड एग सेल से एक न्यूक्लियाई, पोलन न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करेगा, और फ्यूज करके 2n जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि एक तो 2n जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, किससे किससे, एक हैप्लॉइड एग सेल से और एक पोलन न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज होंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। डुअल अगर हम बात करें न्यूक्लियाई की, तो जो सेंट्रल सेल्स होती हैं, टू न्यूक्लिएटेड जो सेंट्रल सेल्स होती हैं, दोनों ही न्यूक्लियस कैसे होते हैं, उनके भी एन होते हैं, लेकिन वहां पर 2 न्यूक्लियस
को मिलते हैं, इसलिए उन सेंट्रल को हम 2 न्यूक्लियाई और हैप्लॉइड सेल्स पे हम मानते हैं। तो 2 न्यूक्लियाई जो उनके अंदर मौजूद होंगे उसके साथ में एक पॉलीन्यूक्लियाई आकर फ्यूज होता है, यानी कि वहां पर 2n कंडीशन देखने मिल रही है और एक n और आएगा और उसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 3n एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। कि सेंट्रल सेल्स होती है ओव्यूल की, उनसे जब पोलन फ्यूज होता है तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और वो ऐसा होता है 3n एंडोस्पर्म। जबकि अगर हम बात करें एक सेल से फ्यूजन की, तो एक सेल से जब फ्यूजन होता है पॉलीन्यूक्लियाई का, तो एक सेल से फ्यूजन होने की किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे 2 बार फ्यूजन देखने को मिल रहा है, पहला एक सेल के साथ में और दूसरा सेंट्रल के साथ में। एक सेल्स के साथ जो फ्यूजन हो रहा है पोलन न्यूक्लियाई का, उससे बनता है जाइगोट, और तो एक सेल जो सेंट्रल सेल्स के साथ में फ्यूजन हो रहा है पोलन न्यूक्लियाई का, उससे बनता है एंडोस्पर्म। और 3n एंडोस्पर्म जो है, यानी कि 3n एंडोस्पर्म की जो प्रेजेंस होती है वो एंजियोस्पर्म की विशेषता होती है, ये हमने पहले भी बताया है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, और से जो बनेगा वो बनेगा, और जाइगोट से फिर हम जानते हैं क्या बनता है, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनेगा सीड फॉर्मेशन, एम्ब्रियो से सीड फॉर्मेशन होगा, और फिर सीडलिंग का सीड से जो है प्रोसेस स्टार्ट होगी स्थिति में, और उसके बाद वापस से डेवलपमेंट की स्टेज जो है वो स्टार्ट होगी। और यही जो है बार बार कंटिन्यूअसली प्लांट्स के अंदर चलने है, और इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। अब हम एक वीडियो देखेंगे और उस वीडियो के साथ ही लेक्चर का हम एंड करेंगे। मैं कोशिश करूंगा अभी मैंने बताया है वो के जरिए आप लोग समझ पाओ। वीडियो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को, और इसमें जो अभी मैंने बताया अच्छे से समझ पाओगे।
समझ पाए सभी इस वीडियो से?